वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम पॉरीफेरा को लेकर है। ये पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो टर्म पॉरीफेरा, ये सबसे पहले कॉइन की थी रॉबर्ट ग्रांट ने इन 1825। सो टर्म पॉरीफेरा वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट इन 1825। इसके बाद बहुत देर तक इनको प्लांट्स कंसिडर किया गया क्योंकि ये सिडेंट्री थे। सिडेंट्री का मतलब ये फिक्स्ड होते हैं विद द सबस्ट्रेटम। ये ज़्यादातर समंदरों में पाए जाते हैं और ये सबस्ट्रेटम किसी हार्ड चीज़ के साथ या रॉक के साथ ये बंद किए होते हैं। तो बहुत देर तक इनको प्लांट्स कंसिडर किया गया था, लेकिन इलियस एक साइंटिस्ट है जिसने 1765 में ये प्रूव किया कि ये एनिमल्स हैं। सो ही एस्टेब्लिश्ड द एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस। इसके बाद स्पॉन्जेस को पैराजोन्स भी कहते हैं, तो इनकी स्टडी को कभी कभार पैराजोलॉजी भी कहा जाता है। तो टर्म जो पॉरीफेरा है ये दो चीज़ों से बनी है। पॉरी मीन्स पोर बियरिंग, फेरा मीन्स एनिमल्स। ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी में ऐसे पोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा की इनकी, इसमें पोर्स होते हैं, तो इसलिए इनको पॉरीफेरा भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इनका स्पॉन्जेस। इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स एग्रीगेट हुई हैं, लेकिन लूजली एग्रीगेट हुई हैं। इन्होंने कोई टिश्यूज़ नहीं बनाए हैं। तो इस लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कि इनमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है और इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे मैरीन होते हैं। एक फैमिली इनमें है जिसको स्पॉन्जिलिडी कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर फैमिली है इनमें, जिसमें एग्जांपल है स्पॉन्जिला। सो दे आर ऑल मैरीन एक्सेप्ट वन फैमिली स्पॉन्जिलिडी विच इंक्लूड्स फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एग्जांपल स्पॉन्जिला। इसमें एग्जांपल फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्जेस मल्टीसेलुलर ग्रेड एनिमल्स हैं। इनमें मल्टीसेलुलरिटी होती है, लेकिन ये मोस्टली होते हैं एसिमेट्रिकल। इनको आप किसी भी प्लान के थ्रू टू इक्वल हार्स में तकसीम नहीं कर सकते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल है। तो अगर कभी कभार किसी स्पॉन्ज में सिमेट्री होगी तो रेडियल होगी, वैसे इनमें एसिमेट्री ही पाई जाती है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। सॉलिटरी हो सकते हैं, ये अलग अलग रह सकते हैं, जैसे साइकॉन है इसकी एग्जांपल, या कॉलोनियल, ये कॉलोनी बना के एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे ल्यूकोसोलिनिया है। स्पॉन्ज जो हैं सेडेंट्री होते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा है। इसको सेसाइल भी कहा जाता है। दे आर अटैच्ड टू द हार्ड सबस्ट्रेटम और रॉक्स। यहाँ पे देखिए आप, इस चीज़ के ज़रिए हार्ड सबस्ट्रेटम या किसी रॉक के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम सेडेंट्री कहते हैं। इनकी बॉडी में दो जर्म लेयर्स होती हैं, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्ट कहा जाता है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है या प्नेकोडर्म। इसमें सेल्स होती हैं जिनको प्नेकोसाइट्स कहा जाता है। इनर बॉडी लेयर को एंडोडर्म कहा जाता है या कोइनोडर्म कहा जाता है। इसमें सेल्स होती हैं, इनको कोइनोसाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे आप समझिए, ये एक्टोडर्म है और इसमें पाई जाने वाली सारी सेल्स को प्नेकोसाइट्स कहा जाता है। फिर एक्टोडर्म को प्नेकोडर्म भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है ये एंडोडर्म। एंडोडर्म में जो सेल्स हैं उनको कोइनोसाइट्स कहा जाता है, इसीलिए एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहा जाता है। तो कोइनोडर्म में क्या होती हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं और इनमें ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको कॉलर कहा जाता है। तो कोइनोसाइट जो हैं ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं। अब इसके बाद यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक जेली लाइक मटेरियल, जिसको आप कहते हैं मीजोग्लिया। इसको मीजोग्लिया का नाम दिया जाता है यहाँ। तो इसमें पाई जाती हैं कुछ सेल्स जिनको आप कह सकते हैं एमोबोसाइट्स। ये डाइजेशन में अपना एक रोल अदा करती हैं और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्केलेटन बनाते हैं इनमें, जिनको आप स्पिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके की होती हैं जो फाइबर्स बनाती हैं, जिनको आप स्पॉन्जन फाइबर्स कहते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद यही मीजोग्लिया के बारे में हम बात करेंगे। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज प्रेजेंट मीजोग्लिया, एक जेली लाइक मटेरियल होती है। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप एमोबोसाइट्स कहते हैं, इनके बारे में मैंने कहा। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नीडल लाइक होते हैं, जिनको आप स्पिक्यूल्स कहते हैं, और इनमें स्पॉन्जन फाइबर्स भी होते हैं। इसके बाद इनमें अगर स्पॉन्जेस में आप देखें तो स्पॉन्जेस में इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, उनको ओस्टिया कहा जाता है। इनके थ्रू वाटर जाता है स्पॉन्जोसील में और फिर बाहर चला जाता है उस ओस्कुलम के ज़रिए। चूँकि ये सारे एक्वेटिक हैं तो इनकी बॉडी में वाटर चला जाता है इन ओस्टिया के थ्रू, फिर बाहर आता है थ्रू ओस्कुलम। तो ये कैनाल्स का एक सिस्टम जो बनाता है, जिसके ज़रिए पानी ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर आता है, इसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। वी कॉल इट एज
कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है हमने वाटर एंटर्स द वॉश शेप्ड बॉडी। इनकी जो बॉडी है इसको वॉश शेप कहा जाता है। वॉश शेप की बॉडी इस तरीके की होती है। तो इनकी जो ये बॉडी है वॉश शेप्ड बॉडी, इसमें पानी चला जाता है थ्रू पोर्स नोन एज ओस्टिया। द वाटर एंटर्स इनटू द कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील। फिर वाटर चला जाता है कैविटी में जिसको आप स्पॉन्जोसील कहते हैं, इस वाली कैविटी को। इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। देन लीव्स थ्रू द ओस्कुलम। फिर बाहर आता है पानी किसके थ्रू? ओस्कुलम के थ्रू आता है बाहर पानी। दिस सिस्टम ऑफ पोर्स कैनाल्स एंड स्पॉन्जोसील फॉर्म्स द कैनाल सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहते हैं और ये स्पेशल फीचर है स्पॉन्ज का। अब कैनाल सिस्टम के बहुत सारे टाइप है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप है इसका एस्कोनाइड टाइप, इससे बढ़ के है साइकोनाइड टाइप, उससे बढ़ के है हाईली एडवांस्ड टाइप ड्यूकोनाइड टाइप। एक और टाइप की कैनाल सिस्टम है जिसको रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम कहा जाता है। ये लार्वल स्टेज में बहुत सारे स्पॉन्जेस में पाया जाता है, लेकिन जब लार्वा एडल्ट में तब्दील हो जाता है तो रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम धीरे धीरे ड्यूकॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम में तब्दील हो जाता है। इसके बाद आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। कैनाल सिस्टम की फंक्शंस को देखते हैं। कैनाल सिस्टम फंक्शंस करता है रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की। रेस्पिरेटरी गैसेस इसी पानी के थ्रू आते हैं जो उष्टिया के थ्रू चला जाता है बॉडी में। एक्सक्रीटरी वेस्ट्स भी इसी पानी के साथ वापस चले जाते हैं। और फिर रिप्रोडक्शन रहा, गैमीट्स जो होते हैं बॉडी में वो पानी के साथ चले जाते हैं और दूसरी स्पॉन्ज के बॉडी में चले जाकर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। स्पॉन्ज हॉलोजोइक होते हैं, इसका मतलब है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। और फिल्टर फीडर्स होते हैं, इसका मतलब है वाटर से फिल्टर करके फूड मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं। फूड कमिंग थ्रू वाटर इज इंजेस्टेड बाय कोइनोसाइट्स। जो पानी के ज़रिए फूड आता है ये कोइनोसाइट्स में चला जाता है, इसमें डाइजेशन होती है। फिर इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है। आधी डाइजेशन कोइनोसाइट्स में होती है और आधी एमोबोसाइट्स में। कोइनोसाइट्स एंडोडर्म में होती है और एमोबोसाइट्स मिजोग्लिया में होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा रिजनरेशन का पावर होता है। अगर आप तोड़ेंगे किसी भी स्पॉन्ज को और फेंक डालेंगे उसको फिर पानी में, फिर वो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर स्पॉन्ज बनाएंगी, तो इनमें रिजनरेशन का पावर होता है। सारे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इसका मतलब है दोनों मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स एक ही में होता है। और ये सारे जो स्पॉन्जेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। एक स्पॉन्ज की बॉडी फ्रेगमेंट से तब्दील होकर बहुत सारे स्पॉन्जेस बना लेती है और बडिंग भी हो जाती है। बडिंग में एक एनिमल के बॉडी पे बड बनता है और इस वाली बडिंग को जहाँ एनिमल के बॉडी के बाहर एक बड बना, जैसे यहाँ पे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग और एक्सोजीनियस बडिंग। अब अगर एनिमल के बॉडी के अंदर बर्ड बनता है इसको कहते हैं एंडोजीनियस बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग। इस इंटरनल बर्ड का दूसरा नाम गैम्यूल है। और ये गैम्यूल की यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई। इसमें एक पोर होता है जिसको आप कहते हैं माइक्रोपाइल। इसके अंदर सेल्स होती हैं जिनको आप कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स टोटियोपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटियोपोटेंट सेल्स का मतलब ये है दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द होल बॉडी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको एम्फीडिस्कस कहा जाता है। फिर यही इंटरनल बर्ड और गैम्यूल ये डेवलप हो जाता है नए एक इसमें स्पॉन्ज में। तो इस तरीके की बर्डिंग को कहा जाता है इंटरनल बर्डिंग। तो बर्डिंग दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। इसके बाद आइए इनकी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर्माफ्रोडाइट्स हैं लेकिन फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोट मीन्स फर्स्ट, गाइनी मीन्स फीमेल। क्योंकि इनमें स्पॉन्ज अगर हर्माफ्रोडाइट है इसमें फीमेल वाला पार्ट सबसे पहले मैच्योर होता है, तब मेल पार्ट रेडी नहीं होता है इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो लाजमी तौर पर इनमें कोई सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती क्योंकि इनमें मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसको हम प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, तब इस स्पॉन्ज में मेल पार्ट मैच्योर नहीं होता है। इसलिए पानी क्या करता है, ये स्पॉन्ज की बॉडी में जाकर इन गैमीट्स को ले जाता है और दूसरे एक स्पॉन्ज में जिसमें मेल गैमीट्स रेडी हों उसमें डाल के, या फीमेल गैमेट्स रेडी हो उसमें डाल के ये फर्टिलाइजेशन का काम अंजाम देती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। और डेवलपमेंट जो होती है इसमें एक लार्वल स्टेज होता है, उस वाली डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, स्पर्म है, ओवम है, फिर जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। इससे डायरेक्टली एडल्ट नहीं बनेगा, सबसे पहले लार्वा बनेगा। इसको
फिर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में तब्दील किया जाएगा। तो इस वाली डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लार्वा दो तरीके के बनते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। एम्फीब्लास्टुला सॉलिड होते हैं और पैरेन्काइमुला जो हैं ये होते हैं एम्फीब्लास्टुला हॉलो होते हैं और पैरेन्काइमुला सॉलिड होते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन इनकी।